हमारा चैनल है ना, तो हमारे चैनल पे तो हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। तो चलो ठीक, अब आवाज आ रहा है जी। हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हालचाल रउआ लोग कैसन बानी, केम छो? मजा मा? फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर, सबको बुला लीजिए निधि मैम के सुपर डुपर बायोलॉजी क्लास में, जहां पर यूपी बिहार किसी भी बोर्ड का बच्चा हो क्लासेस में जुड़ सकता है, अपनी क्लासेस को कंप्लीट देख सकता है और बायोलॉजी को स्ट्रांग बना सकता है। ठीक है ना? मेरा आवाज चला गया था, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर मैं इसको वापस लेकर आऊंगी, है ना? मैं इसको वापस लेकर आऊंगी। और देखो धीरे धीरे आ भी रहा है, मुंह में छाला हुआ है, लेकिन छाले को मैंने कह दिया खबरदार, जो मेरे 7 बजे वाले क्लास में तुमने अगर मुझे दर्द दिया तो, है ना, छाले को भी धमकी देकर आए कि छाले अगर मेरे को दर्द हुआ ना तो तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का क्लास लेना है, 7 से 8:30 उनको पढ़ाना है, तब तक दर्द तकलीफ कुछ होना नहीं चाहिए। छाला भी डर गया है, छाला भी जान गया है ना कि चीज जो है ना एक नंबर की कार्टून है ये केहू को नहीं छोड़ने वालों में से है, ना अपने हेटर्स को छोड़ेगी और ना ही वो हमको छोड़ेगी। ठीक है, भले ही मेरा आवाज बैठा हुआ है, लेकिन भैया यूपी बिहार में गूंज रहा है, खासकर विरोधियों के गढ़ में भौकाल मचा रहा है, लोगों के दिमाग में एक सोच बना दिया कि अगर इसको रोका नहीं गया तो ये हम लोगों को तबाह कर देगी। तो मेरे दोस्त, आवाज को तो आना ही है, क्योंकि अब ये गूंज पूरे यूपी बिहार में फैलाना है, हर बच्चे को बताना है कि बायोलॉजी मतलब निधि मैम, है ना? ये प्रूफ करना है अपने हर बच्चे को कि बच्चा आपको भरोसा दिखाना होगा कि बायो पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ निधि मैम की क्लास में आना है ना? इस चीज के लिए अगर हमको अपने आवाज को ना मिटाना भी पड़ गया तो निधि मैम तैयार है। ठीक है, दर्द को सहना भी पड़ गया तो निधि मैम तैयार है। ठीक है जी मैम, स्टार्ट करें, आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी बताओ फिर स्टार्ट करते हैं। पेनवा कहाँ रख दिए जी? ये रहा हमरे हथवा में पेन, आ जा बेटा शुरू किया जाए। आओ देखो, आज के क्लास में हम ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, दोनों है, तो 90% लाना है। ठीक है, तो आज का क्लास पूरा देखना होगा बेटा, पूरा का पूरा देखोगे ना तो अपने आप पे आपका 90+ मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 90+ मार्क्स आ जाएगा, ये बात का हम आपको गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ा जाए बच्चा। ओके दीदू, ओके दीदू, विक्स खा खा के आवाज निकाल रहे हैं, है ना? क्या बताए, दुख दर्द तकलीफ पीड़ा। आइए पहले सवाल पर, है ना? पहला सवाल तुम लोगों के सामने आ चुका, सवाल बोल रहा है सिंगल सेल प्रोटीन किससे प्राप्त किया जाता है? एससीपी बच्चा किससे प्राप्त होगा? एससीपी का पूरा नाम होता है सिंगल सेल प्रोटीन, पहला चीज अपने दिमाग में डाल लो, एससीपी का पूरा नाम याद रखना सिंगल सेल प्रोटीन होता है। क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन होता है, यानी ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव शैवाल, ठीक है, जिनका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाए, है ना? ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका इस्तेमाल भोजन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती। इसमें क्या होता है बच्चा? प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसी को क्या कहते हैं? एससीपी कहते हैं। तो बताओ इनमें से वो कौन है जिसका इस्तेमाल प्रोटीन की मात्रा को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं? क्लोरेला, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना, स्क्रेंडेस्मस या सभी? तो मेरे दोस्त, मेरे ढोलना सुन, ऑप्शन नंबर डी को चुन। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना? आगे की तरफ बढ़े, अगला सवाल। अमित गुप्ता आप पढ़ोगे या जाओगे? आप बताओ क्या किया जाए, आपको छोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए? ठीक है, क्योंकि ब्लॉक का बटन तो हमको दबाना ना पड़ेगा जी, ब्लॉक करना ना पड़ेगा जी, तो चलो ब्लॉक कर दिया जाए। फालतू मैसेज नहीं हमारी क्लास में, ठीक है? फालतू मैसेज नहीं, एक थोड़ा को ब्लॉक कर दे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल है स्पाइरुलिना में किसकी मात्रा अधिक होगी? स्पाइरुलिना में किस चीज की मात्रा अधिक होगी? ऑप्शन ए आपका प्रोटीन का, ऑप्शन बी विटामिन का,
ऑप्शन सी खनिज का, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी का। आपके सामने बच्चा सवाल है, सवाल बोल रहा, क्या बोल रहा, स्पाइरुलिना में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो अभी हमने जस्ट बताया, अभी हमने तुरंत बताया, स्पाइरुलिना में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है ना। स्पाइरुलिना में किसकी मात्रा अधिक होती है मेरे दोस्त? याद रखना, स्पाइरुलिना में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। किसकी? प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही जवाब होगा। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल आ जाओ। गोल्डन राइस में पाया जाता है, 2015 में आया हुआ सवाल। गोल्डन राइस सबको पता है, सुनहरा धान या चावल जिसको कहा जाएगा। आप बताओ गोल्डन राइस में किसकी मात्रा अधिक होगी? ऑप्शन ए विटामिन ए का, ऑप्शन बी विटामिन बी12 का, ऑप्शन सी विटामिन सी और डी का, या ऑप्शन डी चावल के एक पेट्रोल सरीखा ईंधन बनाने में है। भगवान, चावल का संबंध पेट्रोल से है जी, जरा बताओ तो। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस जो सुनहरे रंग का होता है, पियर होता है हल्का सा गोल्डन रंग का, उसके अंदर कौने चीज की मात्रा अधिक होती है? उसके अंदर कौने चीज की मात्रा अधिक होती है मेरे दोस्त? तो याद रखना है, गोल्डन राइस में, गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है ना। विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। गोल्डन राइस में किसकी मात्रा अधिक है? विटामिन ए की मात्रा अधिक है। ठीक है मैम, आपने मेरा दिल चोरी कर लिया है। ओ माय गॉड, आपको बताएं, अगर हम चोरी करने पे आए ना, अगर जौने दिन हम चोरी करने पे आए ना बेटा, लाखों लोगों का दिल चोरा लेंगे, लेकिन हमारी मम्मी ने बोला है चोरी करना गलत बात होता है, इसीलिए मैं चोरी नहीं करती, है ना। मैं आपका दिल आपको लौटा रही हूँ, अपने करेजा में उसको रख लीजिए, है ना। उसको लौटा दी मैंने आपको, अपना दिल अपने पास रखें और अगले सवाल पे बढ़े। मैम आपने दिल चोरी कर लिया, हे भगवान, क्या क्या सुनना पड़ता है। आई अगला सवाल आपके सामने आ चुका है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका, क्लोरेला निम्न में से क्या है? ठीक है, अगला सवाल बच्चा आपके सामने है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए जीवाणु है, ऑप्शन बी शैवाल है, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ है, ऑप्शन डी एकल कोशिका प्रोटीन है। एकल कोशिका प्रोटीन है मेरे दोस्त। आपके सामने सवाल है कि क्लोरेला क्या है? आपका जवाब होगा क्लोरेला एकल कोशिका प्रोटीन है। क्लोरेला क्या है मेरे दोस्त? क्लोरेला एकल कोशिका प्रोटीन है। क्लोरेला एकल कोशिका प्रोटीन है, ये सभी बच्चों को याद रखना है। क्लोरेला क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी बच्चों को याद रखना है ना। आ जाओ आगे की तरफ। अगला सवाल आपके सामने आ चुका, सवाल बोल रहा प्रोबायोटिक्स क्या होता है? आपका सवाल बच्चा आपके सामने है, सवाल है प्रोबायोटिक्स क्या है? ऑप्शन ए एक नई किस्म भोजन का एलर्जन है, सुरक्षित प्रतिजैविक है, जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक है, कैंसर प्रेरित करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, तो मेरे सारे के सारे रसगुल्लो जरा जवाब देकर बताओ। आपके सामने सवाल आ चुका, प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्त आपका जवाब होगा प्रोबायोटिक्स ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, है ना। ठीक है, प्रोबायोटिक्स ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनका इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता है ना। प्रोबायोटिक्स क्या है? जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक है, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका इस्तेमाल भोजन के लिए किया जाता है, हम उन्हीं को प्रोबायोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, शुभम कुमार उम्र छोटी है पर चर्चे बहुत होते हैं। तो मेरे दोस्त यही तो निधि मैम की खासियत है। ठीक है, यही तो निधि मैम की खासियत है। ठीक है, उम्र पर मत जाइए जनाब। ठीक है, क्योंकि जिगरा तो पूरा का पूरा सिस्टम हिलाने का है। ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, एसीटे बुलेरिया निम्न में से क्या है? ठीक है, बुलेरिया पे गाना भी है ना, बुलेया कौन सा है? जग भूलिया थारे जैसा न कोई। ठीक है, और भी कोई गाना है,
बुलेया बुलेया चन्ना चन्ना मेरे या छोड़ो। ठीक है, एसिटाबुलेरिया आपका सवाल आ चुका। क्या है? मैम चाय नहीं पीते बच्चा, पहले हम ऑफिस में पढ़ाते थे। जब ऑफिस में पढ़ाते थे तो ऑफिस वालों से चाय मांगते थे। अब हम घर पे पढ़ाते हैं, घर पे चाय किससे मांगेंगे? मम्मी से मांगेंगे। मम्मी कहेंगी जाके किचन खुला लग, गैस जलो, जाके चाय बनाओ, अपनो बनाओ हमरो खातिर बनाओ। यही लिए हम कहते हैं जाने दो, चाय पीना गलत बात है, मैंने चाय छोड़ दिया। ठीक है, चलो एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है आपको ये बताना है। जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है या एकल कोशिका प्रोटीन है? बच्चा 2017 में आया हुआ सवाल है। कब का आया है? 2017 में पूछा गया सवाल है। आप सभी को याद रखना है शैवाल, है ना। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? शैवाल है। क्या है? शैवाल है। ये सभी बच्चों को याद रखना है। ठीक है, सभी बच्चों को याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल है बच्चा, उत्तक संवर्धन में कायिक कोशिका से विकसित भ्रूण को क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन का मतलब होता है छोटी सी कोशिका से पूरा का पूरा पौधा बनना। एक छोटी सी कोशिका से पूरा का पूरा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, आपका नजर मेरे ऊपर पड़ा, आपने कहा काश निधि मैम के जैसी एगो मैडम हमको ना पर्सनल मिल जाती, जो घरवे पे हमको पढ़ा देती तो मजा आ जाता। अब हमने आपको उत्तक संवर्धन के बारे में पढ़ाया, यानी एक छोटा सा कोशिका निकाल करके लैब में उस कोशिका से पूरा का पूरा पौधा तैयार करना, जीव तैयार करना, इसी को उत्तक संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन कहते हैं। तो ऊतक संवर्धन में जो भ्रूण बनेगा ना कायिक कोशिका से, ऊतक संवर्धन में कायिक कोशिका से जो भ्रूण बनेगा उसको एम्ब्रॉयड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसको एम्ब्रॉयड कहते हैं। ये आपको याद रखना है ना। बोलो बोलो, ठीक है, क्या सभी को क्लियर है? एम्ब्रॉयड, एम्ब्रॉयड, बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी मैम। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। एक बार बच्चा शेयर कर दो यार, 1000 बच्चे लाइव चल रहे हैं, क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा तुम लोग धोखेधड़ी? ठीक है, प्लीज शेयर करिए, पहले दबा करके शेयर करो यार। बताओ छाला इतना दर्द हो रहा है फिर भी पढ़ा रहे हैं, इतना दुख दर्द तकलीफ के बाद भी आपके सामने हंसते मुस्कुराते खड़े हैं। तुम लोगों को इस भोली सी शक्ल पर दया नहीं आता है? तुम लोग भी उन हेटर्स की तरह निर्दयी हो चुके हो जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि एक छोटी सी लड़की के बारे में वो क्या क्या बोल रहे हैं। उन लोगों की तरह आप भी हो चुके हो जो चंद चंद फॉलोअर्स बटोरने के लिए हमारे बारे में कुछ भी बोल रहे हैं। आप भी उन लोगों के जैसे हो चुके हो जो चंद सब्सक्राइबर, तन्नी सब फेम पाने के लिए, उनको समझे में नहीं आ रहा कि बहन जैसी लड़की को इतना कुछ बोल रहे हैं। उन नालायकों का तो कुछ नहीं हो सकता। कम से कम आप शेयर करके हमको यहाँ से यहाँ पहुंचा सकते हो। तो प्लीज प्लीज वीडियो को शेयर किया जाए। और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। आलू और टमाटर, आलू और टमाटर को मिला करके हम कौन सा पौधा बना सकते हैं? ए रमालू, बी पोमेटो, सी टोमा पोटैटो, डी प्रोमेटो। वाह क्या नाम है, क्या नाम है। आलू और टमाटर को मिला देंगे तो क्या बनेगा? आलू और टमाटर को मिला देंगे तो क्या बनेगा? रमालू बनेगा, पोमेटो बनेगा, टोमा पोटैटो बनेगा या प्रोमेटो बनेगा, या प्रोमेटो बनेगा। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त वो गाना, ठीक है, अच्छा ये तो मेरा स्टूडियो है ना जी, हम डर जाते हैं। ठीक है, हर पल लगता है कि हम पीडब्ल्यू के स्टूडियो में हैं। ठीक है, कुछ भी टूटना फूटना नहीं चाहिए, है ना। एसआई सर जी ना डांट लगा देंगे नहीं तो। ठीक, चलो उसको साफ कर दो, खींच लो भैया, कपड़ा गंदा हो जाए लेकिन बोर्ड पेन इन सबको कोनो खरोच नहीं आना चाहिए। आइए, कहाँ थे? हाँ, आलू और टमाटर। देखो मम्मी ना आलू टमाटर का सब्जी बहुत बना रही होंगी, है ना। ठंडी आ रहा है, टमाटर 20-20 रुपया किलो बिकने वाला है, आलू का दाम बढ़ने वाला है। ठीक है, लेकिन आलू और टमाटर को मिला देंगे तो क्या बनेगा? पोमेटो, है ना। पोटैटो और टमाटर का टो, पोमेटो, याद रखना। ठीक है, आलू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? देखो भैया तुम लोगों को क्या क्या पढ़ाना पड़ता है। आलू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोटैटो। टमाटर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
टोमेटो, और पोटैटो और टोमेटो को मिला देंगे तो बन जाएगा, इसका लेंगे पो, इसका लेंगे मेटो, बन जाएगा पोमेटो। आलू और टमाटर को संकरण से बनने वाला पौधा क्या कहलाता है? पोमेटो कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमेटो कहलाता है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। सवाल है बच्चा, फसलों के वृद्धि नियंत्रक निम्न में से कौन सा है? ठीक है, फसलों को वृद्धि कराने वाले हार्मोन्स कौन कौन से? ठीक है, फसलों को वृद्धि कराने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी सभी। देखो सबका काम बता देते हैं। ये तीनों के तीनों पादप वाले हार्मोन है। ये तीनों क्या है बच्चा? ये तीनों के तीनों पादप हार्मोन है। और पादप हार्मोन क्या करेगा? पादप में काम करेगा। पादप हार्मोन क्या करेगा बच्चा? पादप में काम करेगा। याद रखना, ऑक्सिन क्या करता है? तना और जड़ की लंबाई बढ़ाएगा। तना एवं जड़ की लंबाई बढ़ाएगा। और आपका साइटोकाइनिन क्या करेगा? कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा। कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा। जिब्रेलिन भी पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन है, ठीक है, जो पत्तियों पे काम करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन है, जो पौधों के वृद्धि नियंत्रक का काम करते हैं। ठीक है, बोलो बोलो, क्लियर क्लियर क्लियर। आइए अगला सवाल। ए बी सी डी मत करो जी, डी पे चुपचाप से टिक लगा दो, है ना। ए बी सी डी मत करो, चुपचाप से डी पर टिक लगा दो, लगा दिए। आइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की प्रत्येक कोशिका के अंदर नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। कोशिकाओं के इस आनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं? पौधे की एक कोशिका से पूरा का पूरा पौधा बन जाता है ना। पौधे की एक कोशिका से पूर्ण पौधा बनने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ए सोमा क्लोनल वेरिएशन, बी जीन क्लोनिंग, सी सेलुलर टोटिपोटेंसी, या इनमें से सभी। एक छोटे से कोशिका से पूर्ण पौधा बनने के गुण को क्या कहा जाता है? सेलुलर टोटिपोटेंसी। क्या कहा जाएगा? सेलुलर टोटिपोटेंसी। ये आपको याद रखना है। पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, जिसको सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलर टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये बच्चा आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका। कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? ठीक है, आपका सवाल है कैलस संवर्धन में आपको बताना है जड़ का बनना। जड़ का भैया, एक पेड़ पौधा, इंसान देखो, तन्नी देर के लिए हमको देख लो, ठीक है, हमको मत देखो। तुम लोग बहुत ना दुष्ट, तुम लोग बहुत क्या बताएं, महान इंसान हो। तुम लोगों को बोलेंगे ना हमको देखो, तुम उल्टा ही समझ लोगे। ठीक है, इसको देख लो। ये क्या है हमारा कौन, किसका नाम रखे? मेरा फेवरेट इंसान का, कलुआ, है ना। कलुआ को देखोगे तो इसके पास सर है, इसके पास धड़ है, इसके पास पैर है, इसके पास हाथ है, इसके पास कान है, इसके पास नाक है, मुंह है। इतनी चीजें कलुआ के पास पाई जाएंगी। इतनी चीजें कलुआ के पास है ना। वही तरह जब पौधा को देखोगे तो पौधा में क्या होगा? पौधा के पास बच्चा जड़ होता है, पौधा के पास तना होता है, और क्या होता है? जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होता है। जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, ये किसमें पाया जाएगा? पौधों में पाया जाएगा। आपको सिंपल सा ये बताना है कि कैलस संवर्धन में जड़ का बनना, जड़ को बनाने वाला कौन है? 4 ऑप्शन दिया है। जिब्रेलिन, है ना, है ना। दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है ऑक्सिन, या चौथा है एथिलीन, है ना। एथिलीन क्या होगा, है ना, क्या होगा बच्चा? इसका जवाब आपको बताना है। जरा रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। एक थोड़ा को ब्लॉक कर दे, कहाँ गया? किसको लगता है निधि मैम ओवर एक्टिंग बहुत करती हैं? ये वाला इमोजी भेजो बच्चा, तुमको छोड़बे नहीं करेंगे उस लायक का कि तुम दोबारा से इमोजी भेज सको, है ना। हमारा क्लास
हमारा मन, हमारा चैनल, हमारे चैनल पे केवल हमारे रसगुल्ले पड़ते और हमारे रसगुल्लों को हम जैसे हैं वो हमको वैसे ही पसंद करते हैं। ठीक है, हमारे रसगुल्लों को निधि मैम ऐसे ही पसंद है और हम उनके लिए ऐसे ही बने रहेंगे। जिसको ओवर एक्टिंग लगता है कृपया करके हमारे क्लास में न आए, है ना। उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है क्लास में ना आए, हमारे क्लास को डिस्टर्ब ना करे, वरना अच्छे से लताड़ करके उनको यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, निकल लीजिए चुपचाप से। आइए बच्चा आप लोग ध्यान दो, ऐसे नालायक आते रहेंगे, उन नालायकों को निधि मैम डांट करके भगाती रहेंगी, बट आप लोग पढ़ते रहो। कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है, अभी तुरंत बताए थे, ऑक्सीन, है ना। जड़ और तना की लंबाई को बढ़ाने का काम कौन करता है, अरे ऑक्सीन करता है। कौन करता है, ऑक्सीन। साइटोकाइनिन का काम होता है बच्चा कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। ठीक है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करना ये साइटोकाइनिन का काम है। कोशिका विभाजन को प्रेरित करना ये किसका काम है, साइटोकाइनिन का। एथिलीन का काम होता है फल को पकाना, फल को पकाना। तो बचा कौन, ऑक्सीन। ऑक्सीन ये आपको याद रखना है, ये आपको बच्चा याद रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। आपका सवाल है बच्चा, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या कहलाता है, तरल नाइट्रोजन कहलाता है, पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल कहलाता है, लैक्टिक अम्ल कहलाता है, या आपके पास इनमें से सभी कहलाएगा। तो मेरे दोस्त आपको याद रखना है, क्या याद रखना है मेरे दोस्त, कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन, प्रोटो भैया इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन पीईजी कहलाता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ये आपको बच्चा याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट क्या है ना बच्चा। आपके पास अलग अगला क्या है, अलग अगला सवाल, हाँ प्रोटोप्लास्ट है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ चुका, प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लाज्म का दूसरा नाम, एक जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति विहीन पादप कोशिका, या एक पादप कोशिका। आप बताओ क्या है प्रोटोप्लास्ट, किसको कहते हैं। तो बच्चा कोशिका के अंदर पाए जाने वाला, कोशिका के भीतर पाए जाने वाला एक इंपॉर्टेंट द्रव। ठीक है, कोशिका के भीतर पाए जाने वाला विशिष्ट द्रव, है ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका भित्ति विहीन पादप कोशिका प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। ये सभी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट है, 70% से अधिक पशुधन जनसंख्या कहाँ है। ठीक है, 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा पशुधन जनसंख्या यानी पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर आपको मिलेगा, डेनमार्क में, भारत में, चीन में, या भारत तथा चीन में, या भारत तथा चीन में। क्या लग रहा है ना, क्या लग रहा है, इसका जवाब बताइए। ठीक है, आपके सामने सवाल आ चुका। सवाल बहुत सिंपल सा है, 70% से अधिक पशुधन जनसंख्या कहाँ पाया जाता है। तो मेरे दोस्त आपका सही जवाब होगा कहाँ, चीन में। ठीक है, चीन में। ये बच्चा आप लोगों को याद रखना है। देखो भारत, पता है एक चीज याद रखिएगा, भारत तब ऐसा, अब आप लोग बताना प्लीज, कोई इसको गलत मत लेना, बट मेरा एक राय है, मेरा एक सवाल है जो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि भारत में जिस चीज को जितना पूजा जाता है उस चीज का उतना सबसे ज्यादा शोषण भारत देश में होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, भारत में नदियों को माँ माना जाता है। गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, उसको माँ के रूप में देखा जाता है। यमुना केवल नदी नहीं है, इसे यमुना माँ के रूप में देखा जाता है। लेकिन आपको बता दें, हमारे भारत में सबसे ज्यादा गंदी नदियां पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा नदी को गंदा करने वाला भारत देश है। ठीक है, गंगा की हालत हमारे देश में सबसे ज्यादा खराब है, यमुना की हालत सबसे ज्यादा हमारे देश में खराब है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, पेड़ पौधे। हमारे यहाँ पेड़ पौधों को पूजा जाता है, भारत में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है।
मम्मी शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने जाती हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे जाएंगे जहां पे पेड़ों का पूजा होता है, पीपल के पेड़ का, अशोक के पेड़ का, बरगद के पेड़ का, ऐसे पूजा किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा डिफोरेस्टेशन यानी सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई हमारे भारत में होता है। ठीक है, भारत में औरतों को मां का दर्जा दिया गया, औरत को देवी माना जाता है। लेकिन अगर पूरे देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा औरतों के साथ गलत, औरतों के साथ दरिंदगी, औरतों का शोषण भारत देश में होता है। तो ये कैसा भारत है, ये कैसा भारत है? हम जिस चीज की पूजा करते हैं, जिस चीज को रिस्पेक्ट देते हैं, हमारे भारत में उसी चीज का सबसे ज्यादा शोषण किया जा रहा, उस चीज को उतना ही ज्यादा बर्बाद किया जा रहा। तो मेरे दोस्त, बल्कि हम लोगों को एक नॉर्मल भी पहचान मिल जाए ना। आप मत मानो किसी भी नदी को मां, आप मत मानो पेड़ों की पूजा करना, आप किसी भी औरत को देवी मत मानो, सिर्फ आप नदी को नदी, पेड़ को पेड़, औरत को औरत समझ लो, जैसे बाकी देश वाले समझ रहे हैं। और बाकी देशों में उनका हालत हमारे भारत से लाख गुना अच्छा है, लाख गुना अच्छा है। ठीक है, ये हमने अपनी राय आपको बताई है, आप लोग बताना कि क्या मैंने गलत बोला है ना। अगर आपको गलत लगा है तो माफ करना, मुझे किसी भी तरह के भारत को अपना नीचा दिखाने का कोई भी कह सकते हैं मेरे अंदर भाव नहीं है। मैं सिर्फ अपने भाई बहन से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको नहीं लगता ऐसा हमारे भारत में नदियों के साथ, पेड़ों के साथ, औरतों के साथ गलत होता है? हाँ या ना, ये आप अपनी राय हमको कमेंट में बता सकते हो, या फिर खुद विचार कर सकते हो कि क्या सच में निधि मैम ने गलत बोला है या सच्चाई है ये। आइए अभी आगे की तरफ बढ़ते। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधों का बनना, इस गुण को क्या कहा जाता है? एक छोटी सी कोशिका से, एक छोटी सी कोशिका से पूर्ण पौधों का बनना, हम इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोनिंग कहते हैं, ऑप्शन बी सोमा क्लोनिंग कहते हैं, ऑप्शन सी टोटीपोटेंसी कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है? ठीक है, आपके सामने बच्चा सवाल आ चुका। सवाल है, प्रत्येक पादप कोशिका से, एक छोटी सी कोशिका से पूर्ण पौधे का बनना टोटीपोटेंसी कहलाता है। ठीक है भैया, पादप कोशिका से पूर्ण पौधे का बनना क्या कहलाएगा? टोटीपोटेंसी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ये सभी को याद रखना है ना, ये सभी बच्चों को याद रखना है ना। क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सभी बच्चा पार्टी को यहां तक क्लियर है। अगला सवाल, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने आ चुका। उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में प्लांटलेट्स प्राप्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? ठीक है, उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में प्लांट्स, पौधे, है ना, उत्तक संवर्धन का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में बहुत सारी पौधों को प्राप्त करने की तकनीक को क्या कहा जाता? ऑर्गन कल्चर कहा जाता, सूक्ष्म प्रवर्धन कहा जाता, मैक्रो प्रोपोगेशन कहा जाता, या प्लांटलेट कल्चर कहा जाता, या प्लांटलेट कल्चर कहा जाता। ये आपको बताना है। आपके सामने सवाल आ चुका। सवाल बच्चा आपके सामने है, क्या है? उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में पौधे प्राप्त करने को क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन के द्वारा हम कम समय में बहुत सारी कोशिकाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कम समय में बहुत सारी कोशिकाएं प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी पालन का उत्पाद कॉस्मेटिक्स तथा पॉलिश में किया जाता है? ठीक है, आपका सवाल है, इनमें से मधुमक्खी पाले हो? मधुमक्खी कब्बो पाले हो जी? वो नहीं पाले हो तो पाल लो, है ना। मधुमक्खी पालन में ऐसा क्या बनता है जिसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक, है ना, वो जो लगा करके लोग गोरे हो जाते हैं, सुंदर लड़कियां जाती है ना ब्यूटी पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में वो क्या क्या करवाती हैं जी? फेशियल, ब्लीच, है, और क्या होता है पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, जो भी होता है तो कॉस्मेटिक का सामान लगता है। कॉस्मेटिक का क्या लगता है बच्चा? सामान लगता है। आपको बताना है कॉस्मेटिक तथा पॉलिश में मधुमक्खी पालन से निकलने वाले किस उत्पाद का इस्तेमाल होगा? शहद का इस्तेमाल होगा, तेल का, मोम का, या रॉयल जेली का, या रॉयल जेली का? ठीक है, आपको बताना है, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी इस सवाल का जवाब बताइए। मधुमक्खी पालन का कौन से उत्पाद का इस्तेमाल कॉस्मेटिक और पॉलिश में किया जाता है? सही जवाब होगा मोम। याद रखना, मोम का इस्तेमाल, किसका? मोम का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और पॉलिश में किया जाता है। ठीक है, मोम का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और किसमें बच्चा?
पुलिस में किया जाता है। आप नहीं करवाते हो, ना हम करवाते हैं, ना हमारी बहन लोग करवाती हैं, है ना। हम और हमारी बहन लोग भैया कब्बो आज तक ब्यूटी पार्लर में नहीं गए। यू थिंक हम लोगों को जरूरत है जी, है। तो जाया जाता है ब्यूटी पार्लर में थ्रेडिंग बनवाने के लिए, भगवान की कृपा से हमको दिया ही नहीं गया है। ठीक है, मेरा थोड़ा बहुत ही है, तो हमको जरूरतें नहीं है ना, हमको जरूरतें नहीं है। हमारा चेहरा पहले से ऑयली फेस है, ऑयली फेस है तो हमको भैया ब्लीच वगैरह कराने की जरूरत ही नहीं है, फेशियल कराने की जरूरत ही नहीं है, तो हमको तो कभी जाने का जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। ठीक है, आपका अगला सवाल आ चुका, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। ऑप्शन ए अलैंगिक प्रजनन, ऑप्शन बी लैंगिक प्रजनन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जितने भी हमारे छोटे मोटे जीव हैं, जितने भी हमारे निम्न कोटि के जीव हैं, आपको बताना है मेरे दोस्त, क्या बताना है बच्चा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, सूक्ष्म जीवों में कौन सा जनन होगा। तो मेरे दोस्त अलैंगिक प्रजनन होगा। क्या होगा, याद रखना, अलैंगिक प्रजनन होगा। बताओ क्लियर है कि नहीं, क्या सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया। हाँ ना, क्या लग रहा है, जल्दी जल्दी बताओ, है ना। कहाँ गया जी, लड़कवा भाग गया क्या। ए भैया तन्नी लाइक कर दो जी जल्दी से। ठीक है, लाइक की संख्या कम है, 1000 लाइक भी नहीं हुए हैं, तो कृपया करके पहले लाइक का बटन दबा दीजिए प्लीज, प्लीज बच्चा, है ना। लाइक का बटन दबा दो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है सवाल बच्चा, अगला सवाल है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आपका सवाल है बच्चा, सुनहरा धान जिसको गोल्डन राइस कहा जाता है, गोल्डन राइस में किसकी मात्रा अधिक होगी, किसकी मात्रा अधिक होगी, कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। आपको बच्चा ये बताना है। ऑप्शन ए ग्लूटेनिन, ऑप्शन बी विटामिन ए, विटामिन ई, या फिर विटामिन सी, या फिर विटामिन सी। क्या लग रहा है। ठीक है, आपके सामने बच्चा सवाल आ चुका, सवाल का सही जवाब होगा, क्या होगा, विटामिन ए। आपको याद रखना है, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में कैराटिनोइड जीन को डाल दिया जाता है, जिसके कारण विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। ये चावल क्या है बच्चा, नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। आपको पता है रतौंधी पता है जी, रतिया में नहीं दिखाई देगा, है ना। रतौंधी में क्या होता है बच्चा, रात में कहोगे मैम वो तो हमको अभियो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, रतौंधी का मतलब होता है रात में आपको कुछ हो नहीं दिखाई देगा, एकदम अंधेरा हो जाएगा, और वो किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से। इसीलिए गोल्डन राइस खाओगे ना तो आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा बढ़ेगी, विटामिन ए की मात्रा बढ़ेगी तो आपको रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। आइए बढ़ते अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका, किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है। इनमें से किसके द्वारा हम कृत्रिम बीज का निर्माण करेंगे। ऑप्शन ए कायिक भ्रूण के द्वारा, ऑप्शन बी बहुभ्रूण के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों के द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या लग रहा है ना, जल्दी जल्दी बताओ इस सवाल का सही जवाब बच्चा आपको क्या लग रहा, इनमें से किसके द्वारा हम कृत्रिम बीज का निर्माण करेंगे, है ना। बोलो 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 भैया, कृत्रिम बीज का निर्माण किसके द्वारा होगा, है ना, किसके द्वारा कृत्रिम बीज बनेगा, फटाफट से जवाब दीजिए, है ना। अरे 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 अरे, ठीक है, कृत्रिम बीज बनेगा कायिक भ्रूण से, है ना, कायिक भ्रूण से आपका कृत्रिम बीज का निर्माण होगा। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए बच्चा करेक्ट है। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, अपशिष्ट जल उपचार द्वारा वृहद मात्रा में उत्पन्न गाद का प्रबंधन होता है किसके द्वारा। ये एनसीईआरटी का आया हुआ सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी में बच्चा आया हुआ सवाल है, आपको ये बताना है, क्या बताना है मेरे दोस्त, अपशिष्ट जल उपचार, अपशिष्ट जल उपचार, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, रोज सुबह उठते हो ना, ठीक है, सुबह उठ के जब आप नहाते हो, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना गाना चाहिए। तो जितना भी आपका गंदा पानी निकलता है,
वॉशरूम से निकलता है, नहाने वाला पानी हो गया, किचन से निकलने वाला पानी हो गया, जितना भी पानी होता है ना बच्चा, उस सब का सब जाता है कहाँ के लिए भैया? जल उपचार के लिए। यानी उसको साफ किया जाएगा ताकि आप उसका दोबारा से इस्तेमाल कर सको। इसी को कहते हैं वाहित मल उपचार। घरों से निकलने वाले अपशिष्ट मल मूत्र युक्त जल को साफ करना अपशिष्ट जल उपचार कहलाता है। इस अपशिष्ट जल उपचार में बच्चा जो गाद बन रहा, जो स्लज बन रहा है, उसका प्रबंधन किसके द्वारा होगा? अवायवीय पाचक के द्वारा, फ्लैक्स के द्वारा, रसायन के द्वारा, या ऑक्सीकृत तालाब के द्वारा, या ऑक्सीकृत तालाब के द्वारा, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा? तो मेरे दोस्त याद रखना, जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है लास्ट में, जो भी अपशिष्ट पदार्थ लास्ट में बच जाता है, याद रख लेना, उसी को अवायवीय पाचक कहेंगे। क्या कहेंगे? अवायवीय पाचक कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल्दी बताओ। बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर है? हाँ या ना? है ना? क्या बच्चा आप सभी को यहाँ तक क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? आ रही हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। थैंक यू सो मच नितिन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा। ठीक है, हम बेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोग साथ रहोगे ना तो हम बेस्ट बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चले। जी मैम, आप पढ़ाओ और समझ में ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच बच्चा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका। वाहित मल के प्राथमिक उपचार में किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? जब गंदे पानी को साफ करते हैं ना तो उसको दो भैया कितने याद रखना, दो क्रियाओं में बांट सकते हैं। एक प्राथमिक उपचार होता है, एक द्वितीयक उपचार होता है। ठीक है, गंदे पानी को साफ करने के लिए निम्नलिखित दो उपचार होते हैं। पहला होता है प्राथमिक उपचार और दूसरा होता है द्वितीयक उपचार। ठीक है, प्राथमिक उपचार को हम भौतिक उपचार भी कहते हैं और द्वितीयक उपचार को हम जैविक उपचार भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो अब इसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा बच्चा? सबसे पहले घरों से जो गंदा पानी सब आया है ना, उसको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसको छाना जाएगा। छानने के बाद उसको खूब हिलाया जाएगा ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए, ताकि गंदगी क्या हो जाए बच्चा? नीचे बैठ जाए। तो याद रखना, वाहित मल के प्राथमिक उपचार में प्लवन, ठीक है, निस्यंदन, छालन, ये तीनों होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी, ये आपका सही जवाब है। ये आपका क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ क्लियर है? क्या सभी बच्चों को जहां अभी जितना हम बताए हैं समझ में आ गया है? हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताइए, सभी को क्लियर है? जी मैम, जी मैम, जी मैम। चलो बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल आपके सामने आ चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहित मल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? हमने कहा कि गंदे पानी को दो तरीके से साफ करेंगे। पहला प्राथमिक उपचार जिसमें छाना जाता है, ठीक है, छालन, निस्यंदन, ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरे स्टेप में हम जीवों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में किसका इस्तेमाल होता है बच्चा? जीवों का इस्तेमाल होता है। कौन सा जीव? कौन सा जीव पानी को साफ करने का काम करेगा? बताओ, इष्ट यानी कवक करेगा, विषाणु करेगा, कवक करेगा, या जीवाणु करेगा? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? तो सभी जा रहे हैं बी की तरफ। ऐसन तोड़ब ना बेटा, ऐसन मारब, ऐसन मारब, ऐसन मारब कि दिमाग में का भूसा कुल का कुल निकल जाए। विषाणु होगा जी? भक गधा, जीवाणु ना होगा? ऑप्शन नंबर डी ना होगा जी? हैं? वाहित मल के द्वितीयक उपचार में पहले वायवीय जीवाणुओं का इस्तेमाल होगा, फिर अवायवीय जीवाणुओं का इस्तेमाल होगा। समझे? वाहित मल के द्वितीयक उपचार में हम पहले वायवीय जीवाणु का इस्तेमाल करेंगे, फिर द्वितीयक जीवाणु का इस्तेमाल करेंगे। ये सभी बच्चा पार्टी को याद रखना है ना? सभी को याद रखना है। जीवाणु, जीवाणु का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर डी, डी आपका सही जवाब है। ठीक है, जीवाणु देख लो, सही जवाब है। अगला ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंह में छाले दर्द इतना
कोई बात नहीं, ठीक है निधि तुम कर सकती हो, क्लास पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। वाहित मल उपचार में किस विधि द्वारा जल में घुले ठोस कणों को निस्पंदन किया जाता है? आपको बच्चा ये बताना है वाहित मल के उपचार में वो कौन सा विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, घुले ठोस कणों को निस्यंदन द्वारा निकालते हैं। प्राथमिक आपक में, द्वितीय तृतीय वाहित मल उपचार में, द्वितीयक में या प्राथमिक में? या प्राथमिक में। तो मेरे दोस्त हमने कहा था गंदे पानी को साफ करने के लिए, है ना, गंदे पानी को साफ करने के लिए हम बच्चा दो विधियों का इस्तेमाल करेंगे। पहला प्राथमिक उपचार, दूसरा द्वितीयक उपचार। प्राथमिक उपचार में सबसे पहले छालन करेंगे, छानेंगे, जितनी भी गंदगी होगा पानी के अंदर ना उसको छान करके निकाल लिया जाएगा। उसको क्या करेंगे बच्चा, छान करके निकाल लेंगे। आपको बच्चा यही बताना है, क्या बताना है कि प्राथमिक उपचार की किस विधि में हम निस्यंदन करते हैं, ठीक है। जो घुला हुआ ठोस कण है उसको बाहर किस में निकाला जाता है, तो देखो आंसर में ही दे दिया प्राथमिक, है ना, प्राथमिक वाहित मल उपचार, है ना। वाहित मल को साफ करने के दो तरीके हैं, पहला प्राथमिक उपचार, फिर दूसरे स्टेप को कहते हैं द्वितीयक उपचार, ठीक है। प्राथमिक उपचार में छालन निस्यंदन ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन ये दो कहां पर होता है, प्राथमिक मल उपचार में होता है, ठीक है, याद रखना, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन, ठीक है। बोलो बोलो, क्लियर है? हाँ जी मैम क्लियर है। आइए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, स्पाइरुलिना क्या, भी तुरंत बताए हैं। पहले का सवाल यह है बेटा, जो शुरू से जुड़ा होगा ना वो बता देगा, ठीक है। अगर शुरू से आप पढ़ रहे होगे तो आप इसका जवाब दे दोगे। जल्दी बताओ क्या होगा इस सवाल का जवाब, है ना, जल्दी से बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। स्पाइरुलिना किसको कहते हैं? जैव उर्वरक को कहते हैं, जैव पीड़क नाशक को कहते हैं, खाने योग्य कवक को कहते हैं, या सिंगल सेल प्रोटीन को कहते हैं? तो मेरे दोस्त याद रखना, स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन को कहा जाता है। ये एक प्रकार का ऐसा जीव है जिसका इस्तेमाल खाने के लिए करते, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन में रखा जाता है। स्पाइरुलिना क्या है? यह एक प्रकार का सिंगल सेल प्रोटीन है। क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन है, ये आप सभी को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका, वैसे जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाएंगे? ठीक है, ऐसे जीवाणुओं का समूह, ऐसे जीवाणुओं का समूह जो क्या करेगा, फफूंदी, फफूंदी मतलब कवक, है ना, जो फफूंदी के तंतुओं के साथ जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? फ्लॉक्स कहा जाएगा, मिथेनोजेन कहेंगे, प्लाज्मिनोजेन कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का जवाब कौन बताएगा? बताओ बताओ। ए भैया, ऐसा जीवाणु जो कवक के साथ मिल करके एक जाल बना लेता है, ठीक है, ऐसा जीवाणु जो कवक के तंतुओं के साथ जुड़ करके एक जाल जैसी संरचना बना लेता है, हम उसे क्या कहते हैं? उसे फ्लॉक्स कहते हैं। क्या कहा जाता? उसे फ्लॉक्स कहा जाता। एग्जाम में बिहार में तो एक बार आ भी चुका है फ्लॉक्स का परिभाषा, यूपी में भी आया हुआ सवाल है 1 नंबर के सवाल में कि फ्लॉक्स किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसे जीवाणु जो कवक के तंतुओं के साथ जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, उस जाल जैसी संरचना को हम फ्लॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं, ठीक है, फ्लॉक्स कहते हैं। अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉक्स है, फ्लॉक्स क्या है? बैक्टीरिया का गुच्छा है। ऑप्शन बी, जीवाणु का गुच्छा जो तंतु कवक से जुड़ा होता है, ठीक है, जो बीओडी, बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसको कम करता है, या डी दोनों बी एवं सी? क्या लग रहा? ठीक है, इसका जवाब बताइए क्या लग रहा है। आपके सामने सवाल है, ऐसे जीवाणु जो कवक के तंतुओं के साथ, ध्यान से सुनो, ऐसा जीवाणु जो कवक के तंतुओं के साथ जुड़ करके एक जाल जैसी संरचना बनाता है, हम उसको फ्लॉक्स कहते हैं। ऐसा जीवाणु का गुच्छा जो तंतुओं के साथ जुड़ करके एक जाल जैसी संरचना बनाएगा, हम उसे फ्लॉक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हम उसे फ्लॉक्स कहेंगे।